हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं ब्लड के पार्ट्स के बारे में। देखिए, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था ब्लड के बारे में। ये आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सर्कुलेटरी सिस्टम, जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम वाला टॉपिक है, ये उसका एक पार्ट है। ठीक है, तो ब्लड के बारे में हम लोग देखते हैं कि ब्लड क्या होता है। अगर आपने उसके बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो ब्लड जो होता है, ब्लड बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है आपका वो होता है प्लाज्मा, और सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है ब्लड कॉर्पल्स, या जो ब्लड कॉर्पल्स होता है इसी को हम लोग ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो प्लाज्मा होता है ये टोटल ब्लड का 55% पार्ट होता है, और जो ब्लड कॉर्पल्स होता है ये टोटल ब्लड का 45% पार्ट होता है। और इसमें भी 55% में जो 90% पार्ट होता है वो आपका वाटर का पार्ट हो जाता है, और जो 10% पार्ट होते हैं वो आपके प्रोटीन्स के पार्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक चीज़ है कि 55% में 90% आपका वाटर हो गया, और 10% बाकी की जो भी प्रोटीन्स हैं, केराटिन है, एल्ब्यूमिन है, वो सारी प्रोटीन्स होती हैं। अब अगर हम लोग बात करें ब्लड कॉर्पल्स की, तो ब्लड कॉर्पल्स 3 पार्ट में डिवाइड होती हैं, जिसको हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कहते हैं। आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है आपका वाइट ब्लड सेल। इसके बाद में प्लेटलेट्स होती हैं आपकी। प्लेटलेट से ही आपका डेंगू फीवर होता है। आगे अभी हम इनकी सबकी डिटेल्स पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट का मतलब होता है कणिका युक्त, और ए ग्रैन्युलोसाइट का मतलब होता है कणिका विहीन। अब ग्रैन्युलोसाइट फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स में। और ए ग्रैन्युलोसाइट 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में। ठीक है, तो ये हम ब्लड के पार्ट हैं। अब आज हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं प्लाज्मा से। तो आइए देखते हैं प्लाज्मा होता क्या है। तो प्लाज्मा पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है, जिसमें आपकी ब्लड सेल्स जो होती हैं वो तैरती हैं। ब्लड सेल्स का मतलब आपकी जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं वो इसमें तैरती रहती हैं। प्लाज्मा में 90% आपका क्या होता है, वाटर होता है। इसके अलावा प्लाज्मा में जो मिनरल्स होते हैं, जैसे आपका Na+ हो गया, K+ हो गया। Na+ को सोडियम बोलते हैं, K+ को पोटेशियम बोलते हैं, Ca+ को कैल्शियम आयन बोलते हैं, Mg++ को मैग्नीशियम आयन बोलते हैं। ये सब क्या होते हैं, प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा में आपकी शुगर पाई जाती है, शुगर या ग्लूकोज पाई जाती है। प्लाज्मा में आपका जो प्रोटीन होता है उसको एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन या प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और इम्यूनोग्लोबिन, ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अभी मैंने पीछे आपको बताया ना कि 90% वाटर होगा इसमें, और 10% क्या प्रेजेंट होगा, आपका प्रोटीन प्रेजेंट होगा। तो प्रोटीन में भी कौन कौन से पार्ट्स आपके प्रेजेंट होते हैं, तो एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, इम्यूनोग्लोबिन हो गया, ये सारे पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्लड कॉर्पल्स के बारे में, ब्लड कॉर्पल्स या ब्लड सेल्स के बारे में। तो ब्लड सेल्स आपको 3 टाइप की बताई, फर्स्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो फर्स्टली हम लोग देखते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स भी या रेड ब्लड कॉर्पल्स भी कहते हैं। हिंदी में इसको लाल रुधिर कणिकाओं के नाम से जाना जाता है। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो आपका इरिथ्रोसाइट होता है। ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आरबीसी ना दे के आपका इरिथ्रोसाइट दे देगा, तो ध्यान रखिएगा इरिथ्रोसाइट का मतलब आपको वहाँ पे आरबीसी का ही डिटेल देना है। अब आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, तो बोन मैरो में होता है। मैमल्स में जो आरबीसी होते हैं उसमें न्यूक्लियस आपका एब्सेंट होता है। ये दोनों पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में होता है, और इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। लेकिन मैमल्स में ही जो आपका कैमल और लामा होता है उसमें आपका आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाला जो केस आपका है ये आपका एक्सेप्शनल केस है कि मैमल्स में, बाकी मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट है, लेकिन कैमल और लामा के आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। आरबीसी जो होता है इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी की प्रेजेंस की वजह से इसका कलर रेड होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आपके 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन्स पाई जाती हैं। अब जो 2 अल्फ़ा चेन हैं उनमें आपके
141 एमिनो एसिड एक में, और दूसरी अल्फ़ा चैन में भी 141 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। जो बीटा चैन आपकी होती है उसमें दोनों बीटा चैन में 146 और 146 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो ऐसे करके अगर हम लोग टोटल काउंटिंग करें कि टोटल कितने अमीनो एसिड हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होते हैं, तो आपके 574 अमीनो एसिड हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि 1 मोल ऑक्सीजन जो होता है उसमें कितने हीमोग्लोबिन होते हैं, तो 1 मोल ऑक्सीजन में आपके 4 मोल हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 4 HbO2 इज इक्वल्स टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्म बन जाएगा। अब अगर आगे हम लोग देखें तो पर 100 ml ब्लड में आपका 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, यानी 100 ml ब्लड की अगर हम लोग बात करें तो उसमें आपका 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा। अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की बात करें तो 1.34 ml ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होती है। तो अगर इस तरीके से हम टोटल ऑक्सीजन निकालें तो देखिए 1 ग्राम कितने में है, 1.34 में, ठीक है। और 100 ml में टोटल हीमोग्लोबिन कितना है, 15 ग्राम। तो 15 में आप 1.34 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपका 100 ml में टोटल कितना ऑक्सीजन का फ्लो होता है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराने पे हमारा आंसर आया 20.1 ml ऑक्सीजन, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए यहाँ पे पर ml, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 ml ऑक्सीजन होती है। तो यहाँ पे 15 ग्राम है, तो 15 ग्राम में तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 ml में ऑक्सीजन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो 20 ml ऑक्सीजन में 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू फ्लूइड में छोड़ देता है, जो कि टोटल ऑक्सीजन का 25% पार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ से टोटल कितनी निकली, 20 ml निकली। 20 ml में से 5 ml उसने क्या किया, टिश्यू में छोड़ दिया, और टिश्यू में छोड़ दिया तो 20 में से अगर 5 ml निकाल दिया तो कितना हुआ, ये इसका कितने परसेंट हो गया, तो 25% यहाँ पे आ गया। अब अगर हम लोग बात करें लार्जेस्ट आरबीसी जो फाउंड होती है वो कौन सी होती है, तो एम प्यूनिमा होती है। ये एम्फीबिया में होती है, 70 से 80 माइक्रोन इसका साइज़ होता है। स्मॉलेस्ट आरबीसी की अगर हम लोग बात करें तो मस्क डियर में प्रेजेंट होती है, इसका साइज़ 2 से 3 माइक्रोन तक का होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है। तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज आप बोल सकते हो, या फिर अप्रॉक्स में यहाँ पे 4 मंथ बोला जा सकता है कि 4 महीने का होता है। यानी 120 दिन के बाद जो आरबीसी है वो स्प्लीन में जाकर नष्ट हो जाती है, इसीलिए स्प्लीन को आपके क्या बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो ये वाला पॉइंट है आपका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी पूछा जाता है कि आरबीसी कहाँ नष्ट होती हैं, तो स्प्लीन में नष्ट होती हैं। और आरबीसी को यानी कि स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी भी कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं आरबीसी के फंक्शंस के बारे में कि आरबीसी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो देखिए आरबीसी के अगर हम लोग फंक्शंस देखते हैं तो कौन कौन से फंक्शन होते हैं आरबीसी के। तो फर्स्टली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करना। ट्रांसपोर्टेशन करने का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह लाना और ले जाना। नेक्स्ट होता है ब्लड की विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है स्यानता, इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, तो आरबीसी करती है। ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है उसको कौन मेंटेन करता है, तो उसको भी मेंटेन करने का काम आपका आरबीसी का ही होता है। अब आइए देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जिनको नोट में करके आपको बताया गया है। तो देखिए सबसे पहले तो अगर आरबीसी को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल देंगे तो आरबीसी कैसी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। और उसकी जगह अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल देंगे तो आरबीसी फूल कर फट जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी, मतलब फट जाएगी। यदि शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी तो उसे पॉलीसाइथेमिया कहते हैं, और अगर आरबीसी की संख्या घट जाएगी तो उसको एनीमिया कहते हैं। तो ये दोनों आपके जो ये है आपका पॉलीसाइथेमिया और एनीमिया, ये दोनों डिजीज़ हो जाती हैं कि अगर आरबीसी की संख्या बढ़ी तो कौन सी डिजीज़ हो गई, तो पॉलीसाइथेमिया, और घटी तो कौन सी डिजीज़ हो गई, एनीमिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एनीमिया के बारे में। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनीमिया, एनीमिया कितने प्रकार का होता है, तो एनीमिया आपका 4 प्रकार का होता है। पहला होता है परनीसियस एनीमिया, जिसे हम लोग हिंदी में आत्मघाती एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। सेकंड होता है आपका मैक्रोसिटिक एनीमिया। थर्ड होता है थैलेसेमिया।
नेक्स्ट होता है सिकल सेल एनीमिया। इस तरीके से करके 4 टाइप के होते हैं। तो जो थैलेसेमिया है ये आपकी जेनेटिक डिजीज़ है। सिकल सेल एनीमिया जो है ये भी आपकी जेनेटिक डिजीज़ है। सिकल सेल एनीमिया के बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो वीडियो के प्लेलिस्ट में आप जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको डिजीज़ का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ सिकल सेल एनीमिया की पूरी डिटेल दी गई है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। परनीसियस एनीमिया होता क्या है? यदि B12 जो विटामिन B12 होता है उसकी कमी हो जाएगी तो आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाती है, और उसकी मैच्योर ना हो पाने के कारण आरबीसी की संख्या में कमी हो जाती है। मैक्रोसिटिक एनीमिया जो होता है, जब फॉलिक एसिड और B12 की कमी होती है तो मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है। और थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया मैंने आपको बता ही दिया। तो आज हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया है आरबीसी के बारे में, आरबीसी के फंक्शंस के बारे में, आरबीसी में हमारा हीमोग्लोबिन में टोटल कितना ऑक्सीजन रहता है उसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। तो इस तरीके से करके अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।